या रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट कर दी गाइस। इस रिकॉर्डिंग में बस लेट्स होप हमें पूरी रिकॉर्डिंग सही से मिले, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। या तो यहाँ पे ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, तो इस पे मैं क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ इसे। यहाँ पे जो पार्ट इंक्लूड होगा वो है एक ये शोल्डर, एक ये शोल्डर, एक ये बड़ा सा हेड जो कि यहाँ तक कनेक्ट हो रहा है, देन एक ये शोल्डर, देन एक ये और शोल्डर। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे जब ब्रेकआउट दे तो लो, तो यार जब हमें पता है कि जब ये मतलब ऑलमोस्ट रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन ही गया है, तो मैं ये वाला गेन जो है अपना, जो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ये क्लोजिंग दे के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मैं अपना ये अच्छा खासा गेन होगा मेरा। अगर मैं इस वाली कैंडल को मार्क करता हूं तो मैं ये 10% 13% का गेन क्यों मिस करूं, मेरा ये पॉइंट है। आई एग्री, बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट ऊपर बोलते हैं उनकी स्ट्रेटेजी प्योर ब्रेकआउट ही होती है कि जब ब्रेकआउट दे गया, जब ऑल टाइम हाई बन गया, जब ऊपर चला गया तब खरीदो। माय पॉइंट इज जब मेरे को पता है ये पैटर्न बन चुका है, ये ऊपर जाएगा तो ये पैटर्न बस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं 90% कंप्लीट पे ले लूँ ना, मैं 100% का वेट क्यों करूं? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ऊपर जाएगा वो ऊपर जाएगा, नीचे देखो ऑपरेटर्स को अगर नीचे लाना होगा तो वो ऊपर ले जाके भी ले आएंगे। जैसे यहाँ पे ऊपर लेके गए, यहाँ पे भरमार सारी जनता ने बाय किया, ये लो वापस वो नीचे ले आए। तो यहाँ पे एटलीस्ट हम प्रॉफिट में होंगे तब भी जब बहुत सारे लोग जिन्होंने एकदम ही ब्रेकआउट के बाद बाइंग की है, वो लोग उस पॉइंट पे भी लॉस में होंगे। गॉट इट? ये मेरा पॉइंट है। सर ये फॉल और उसको रेजिस्टेंस को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हम लोग। किसको? फॉल और रेजिस्टेंस। फॉल और रेजिस्टेंस या फॉल और बेस? ये फॉल और रेजिस्टेंस आप बोले ना, ये यहाँ रेजिस्ट हो जब लेना है उसको, फॉल होता है तो नहीं लेना है। देखिए जी, क्लियर है ना, यहाँ पे आके टकरा के नीचे जा रहा है, यहाँ इस लेवल से टकराया फिर नीचे, फिर आगे भी टकरा के फिर नीचे, हाँ। लेकिन यहाँ पे टकराया नहीं ना, यहाँ पे तो बच्चे गिर रहे हैं चुपचाप। अच्छा। यहाँ पे चुपचाप गिर रहा है, इसको मैं कैसे ले लूँ? हाँ ये यहाँ पे नहीं लेकिन ले गिर नहीं रहा, यहाँ पे ऊपर आया टकराया फिर नीचे, फिर ऊपर आया टकराया सकते। फिर नीचे, फिर ऊपर आया टकराया फिर नीचे, तो यहाँ पे बार ठीक बार है, ये नीचे आ रहे हैं, इसीलिए आर लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है। ठीक है, तो आज हम एक बार डिटेल में समझेंगे कि ये पैटर्न बनते क्यों है, इसके पीछे ऑपरेटर की साइकोलॉजी क्या होती है और क्या कहानी होती है। तो जब आप वो कहानी के फॉर्म में समझोगे ना कि अच्छा इसलिए ये पैटर्न बनते हैं, तब ये काफी ज्यादा सेंस मेक करेंगे। तो या सो बेसिकली तो बहुत लोग ना अभी भी स्टॉप लॉस करते रहते हैं, स्टॉप लॉस के दीवाने होते हैं। लेट मी टेल देम टू गाइस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये पैटर्न सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस की मदद से ही बनते हैं। अगर स्टॉप लॉस नहीं होंगे तो ना ही ऑपरेटर इतनी बड़ी मात्रा में बाइंग कर पाएगा, ना ही ये सारे पैटर्न्स बनेंगे अगर लोग अपने स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। नाउ बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप स्टॉप लॉस लगा के चलोगे तो आपका बहुत बड़ा कैपिटल लॉस हो सकता है, लेकिन मैं बहुत ही क्लियरली ये स्पेसिफाई कर देता हूं कि अगर आप स्टॉप लॉस लगा के चलोगे ना तो 3 साल में सब खत्म है। ऐसे पैटर्न्स बार बार बनेंगे, आप बार बार बाय करोगे, आप बार बार सपोर्ट ब्रेक होने पे बेचोगे या आपने कुछ फिक्स परसेंटेज लॉस पे बेचोगे, तो स्टॉप लॉस लगाना एकदम ही बेवकूफी है। जो भी लोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। ग्रेट बिजनेस में काम करो, मतलब मेरे को वो स्टॉप लॉस वाले लॉजिक कभी भी क्लियर नहीं होते हैं। रमाकांत जी अभी क्वेश्चन नहीं लूंगा, मैं क्वेश्चन में बाद में लूंगा अभी क्लास के एंड में, ठीक है? सॉरी। या तो स्टॉप लॉस हमें सबसे पहले नहीं लगाना है और एक बार अच्छे से समझेंगे हम कि ये स्टॉप लॉस कैसे बनते हैं। इवन अगर आप स्टॉप लॉस ना लगाओ ना तो भी बिना स्ट्रेटेजी के भी पैसा कमाया जा सकता है। कि अगर आप सिर्फ अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हो, आपने थोड़ा बहुत नीचे खरीद ली विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, विदाउट इवन लुकिंग एट मूविंग एवरेज, विदाउट इवन लुकिंग एट नॉक्सविल, तो भी आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो स्टॉप लॉस के बारे में कभी भी नहीं सोचना है। स्टॉप लॉस हमारा स्टॉक की सिलेक्शन पे है, स्टॉप लॉस हमारा डाइवर्सिफिकेशन में है। हम इतनी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि देखो अच्छी कंपनी है तो वो ऊपर ही जाएगी। क्योंकि यार ये पॉइंट माइंड में रखने की जरूरत है कि कोई चीज ना करने के लिए भी ना उसके लॉसेस, उसके क्या कहते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिगरेट क्यों नहीं पीनी चाहिए, या अगर कुछ लोग पीते हो तो नो ऑफेंस, या बहुत ज्यादा क्यों नहीं पीनी चाहिए, लंग्स को डैमेज कर सकती है एंड ऑल, तो काफी सारी चीजें होती हैं। तो स्टॉप लॉस टिपिकली, प्लीज नोट इट डाउन नाउ, स्टॉप लॉस दो तरीके के लगते हैं। एक लगते हैं चार्ट पैटर्न के बेसिस पे कि सपोर्ट ब्रेक हो गया तो स्टॉप लॉस कर देंगे, या हमने शॉर्ट कर रखा है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो अपना स्टॉप लॉस हिट करा लेंगे। एक होते हैं चार्ट पैटर्न के बेसिस पे, सपोर्ट ब्रेक हो गया, कोई भी जो फ्लैग पैटर्न बना के चलते हैं कई लोग, ट्रेंगल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न एंड ऑल,
उसको ब्रेक कर दिया तो हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, नीचे कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड सेकंड टाइप ऑफ स्टॉप लॉस लगते हैं बेस्ड ऑन परसेंटेज वाइज। जैसे मे बी अगर किसी ने कैनस्लिम मेथड का नाम सुना हो तो कैनस्लिम होता है CANSLIM। हाँ, कैनस्लिम मेथड, इसमें बेसिकली 7 क्राइटेरियाज के बेसिस पे लोग स्टॉक्स को बाय करते हैं और उनका एक फिक्स स्टॉप लॉस होता है 8% का। तो ऐसी और भी कई सारी अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है जिनमें अलग अलग परसेंटेज वाइज लोग स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं। मतलब मोटा मोटा जितनी नॉलेज मेरे को है, 5% के स्टॉप लॉस पे 20-30% से ज्यादा जनता खल्लास हो जाती है, वो अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर करा लेती है। 10% पे 40% से ज्यादा वीक हैंड्स निकल चुके होते हैं, और 20% से ज्यादा लॉस पे तो मोर देन 80% रिटेलर्स आउट हो चुके होते हैं। वो 20% से ज्यादा लॉस अपने पोर्टफोलियो में देख ही नहीं पाते, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं। तो स्टॉप लॉस हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है, और ये सारे स्टॉप लॉस ही ऐसे पैटर्न्स को क्रिएट करेंगे। अब ये पैटर्न की एकदम प्यार से क्रिएशन को समझने के लिए हम एक OFSS का एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये मैं आया अपनी स्क्रीन पे, OFSS पे क्लिक किया मैंने, और एकल फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको मैंने जहां तक याद है मुझे कल भी कवर किया था मैंने, या कल शायद नहीं भी किया था। कल मैंने हेवल्स लिया था, कॉलगेट लिया था, और कौन सा लिया था, रिलायंस लिया था। या तो अब इस पैटर्न को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हमारा बना है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलमोस्ट, या एक बार इसको मार्क कर देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है यहाँ पे। ये हमारा शोल्डर, ये हमारा बड़ा सा हेड, देन एक और शोल्डर, उसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन देन एक और शोल्डर। मतलब इसको हम शोल्डर नहीं मानेंगे क्योंकि ऊपर चला गया है, लेकिन काइंड ऑफ आप बस मार्क कर सकते हो ऐसे ही। सो अब बेसिकली इस तरीके से समझो कि ये सिचुएशन कुछ ऐसी है पहले, ठीक है। जब तक मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ है, मार्केट इससे आगे मूव नहीं किए, तो कुछ ऐसी सिचुएशन है हमारी। तो ध्यान से एकदम समझने की कोशिश करना कि किस तरीके की मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो चुका है। ये है हमारा मोटा मोटा रेजिस्टेंस जोन, और इसके नीचे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है ये सपोर्ट जोन। टिपिकली लगभग इस कैंडल के आसपास ले सकते हो, या आप हल्का सा ऊपर भी ले सकते हो। मतलब ये हमेशा एक जोन होता है, एग्जैक्टली एक पॉइंट नहीं होता कभी भी। तो ये एक जोन क्रिएट हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि नीचे आ गया तो खरीदेंगे, ऊपर बेचेंगे, नीचे आ गया तो खरीदेंगे, ऊपर बेचेंगे। कुछ की स्ट्रेटेजी ऐसी होती है, कुछ की होती है कि अगर रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया ऊपर की तरफ तो ही हम खरीदेंगे। जैसा कि अभी रमाकांत जी कह रहे हैं कि हम ब्रेकआउट का वेट नहीं करेंगे। ब्रेकआउट एज इन स्टॉक यहाँ पे गया, इसके ऊपर ऐसे कोई भी कैंडल बनी तो ही हम खरीदेंगे, तो उसको कहते हैं ब्रेकआउट पे बाइंग। तो एक होती है ब्रेकआउट पे बाइंग, और दूसरा इस जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होता है ना, आपको पता है ये इंट्राडे में ही सारा क्यों एब्जॉर्ब हो गया। ये बहुत तेजी से नीचे गया और इंट्राडे में ही सारा एब्जॉर्ब हो गया। इसी को हम प्यार से स्टॉप लॉस फिशिंग भी कहते हैं। शायद मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्टॉप लॉस बहुत तगड़ी वॉल्यूम से बहुत तेजी के साथ स्टॉप लॉस को ब्रेक किया जाता है, और उसके बाद सारा माल भर देते हैं ऑपरेटर, सारा स्टॉक वापस रिकवर हो जाता है। मतलब दिस स्टॉक फेल कितने परसेंट, 1.3 पे तो क्लोजिंग है, लो गया था इसका उस दिन का। मतलब आपको दिख रहा है इसकी क्लोजिंग लगभग 2908 पे है ऊपर, और इसका लो गया था, एक सेकंड में मार्क करके भी दिखा देता हूं, सिर्फ इस एक कैंडल का ये कितने परसेंट नीचे गया था, 10%। 10% नीचे गिरा था एक दिन में सन टीवी, और उसके बाद सारा रिकवर हो गया। सन टीवी सॉरी, OFSS और एकल फाइनेंशियल सर्विसेज। नाउ अब ये स्टॉप लॉसेस वर्क किस तरीके से करती है कि ये स्टॉक को ऊपर लेके गए, यहाँ पे लाए। बहुत लोग जो थोड़े बहुत भी स्मार्ट होते हैं ना, वो यहीं पे बाय करने की कोशिश भी करते हैं। मेजोरिटी लोग तो ब्रेकआउट का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि हम यहाँ बेचेंगे और यहाँ पे नीचे खरीद लेंगे। अब कई सारे जिन लोगों ने यहाँ पे नीचे खरीदा 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 खरीदा, उनके लिए अचानक से ये बहुत तेजी से इसको गिरा देते हैं। कहाँ गया मार्कर, या यहाँ पे उसी रेंज में रखते हैं और उसके बाद अचानक से गिरा देते हैं। अब जैसे ही लोगों ने ये फॉल देखी ना, लोगों की हवा टाइट हो जाती है कि हेमंत ये क्या हो गया। एक सेकंड में ड्राइंग थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी को रखता हूँ। अब जैसे ही एक जोन ब्रेक होता है ना, तो बहुत सारे लोग अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर करा रहे होते हैं। मतलब ऑपरेटर भी लाइक, जो लोग यहाँ पे मेरे को नहीं बेच रहे थे, जिनसे मैं 3,000 रुपए का ये शेयर नहीं खरीद पा रहा था, अब वो सारे लोग यहाँ पे बेचेंगे, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करेंगे इन लेवल पे 2700, 2800, 2750। उन सभी लोगों के स्टॉप लॉसेस लाइन से ट्रिगर हो रहे होंगे यहाँ पे,
कुछ स्मार्ट लोग बाय भी कर रहे होंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे होंगे। उसके बाद ऑपरेटर क्या करते हैं, फिर वो एकदम ही एग्रेसिव बाइंग करके वापस ऊपर ले जाता है। ये बहुत तेज बाइंग है, अलोंग विद वॉल्यूम ऑपरेटर की एक्टिविटी है, ठीक है। ऊपर लेके जाते हैं, फिर वो दोबारा से इसी रेंज में लगता है, इसी रेंज में लगता है, हल्का हल्का बीच बीच में ब्रेकआउट देते रहते हैं, इसी रेंज में रखता है। फिर जिन लोगों ने यहाँ पे बेचा होता है वो वापस एंट्री करते हैं कि अरे नहीं नहीं, फॉल्स अलार्म था, ये ऊपर जा सकता है। उसके बाद क्या ऊपर जाता है, वापस जाते हैं, फिर वापस नीचे सेम पैटर्न होते हैं। सिमिलरली काफी तेजी से स्टॉक को गिराया जाता है, या इवन गैप डाउन है। ये जो हरी वाली कैंडल है, इसको मैं एक बार मार्क कर देता हूं। ये हरी वाली कैंडल रिप्रेजेंट करती है गैप डाउन, कि मार्केट बहुत नीचे खुली, उसके बाद बहुत ऊपर बंद हुई, कि काफी ज्यादा गेन रिकवर हो गया। और ये कितने परसेंट की फॉल थी, एक बार अगर मैं मार्क करूं इसे, तो ये भी अच्छी खासी है, 7%। मतलब सन टीवी 7% गैप डाउन खुला। जिन भी लोगों ने यहाँ पे बाय किया है ना, जिन भी लोगों ने, सबकी हवा टाइट होगी कि शिट, मतलब जो चीज पीछे नहीं हुई थी कहीं वो अभी तो नहीं हो रही। सारे लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे एक बार फिर से ट्रिगर होंगे। उसके बाद यहाँ पे कई लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक अच्छे से गिरने लगा। यहाँ पे जो फॉल है, इसके दो मेन रीजन थे। एक तो पेंडेमिक तो था ही, पेंडेमिक की वजह से काफी मेजर सेलिंग एफआईएस ने भी की थी। लेकिन स्टोरी समझने की कोशिश करो, कई लोगों के तो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट। अब बहुत सारे लोग जो कि एफएनओ में काम करते हैं, जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी लेके काम करते हैं, उनके यहाँ पे मार्जिन हिट होने लग गए। तो जैसे यहाँ पे मार्जिन हिट होने लग गए, ऑपरेटर अपना हौले हौले करके बढ़ रहा है, ऑपरेटर कुछ नहीं कर रहा है। देखो, जब भी ये बहुत तेजी से हरी वाली जो कैंडल्स बनी है ना, इसका मतलब कि ऑपरेटर ने एग्रेसिवली सारा माल बाय कर लिया, जितना माल मार्केट में था सारा माल बाय कर लिया, अप टू दिस लेवल, लगभग 2900, कि वो 2900 का बहुत बड़ा ऑपरेटर ने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया। तो मार्केट ऑर्डर के साथ क्या होता है कि उससे नीचे के प्राइस पे जितने भी सेल ऑर्डर प्लेस होते हैं ना, वो सारे लपेटे में आ जाते हैं, ऑपरेटर सबको बाय कर लेता है। तो जैसे जैसे ये फॉल बढ़ रही है ना, तो दो तरीके के लोग हैं। कुछ लोग तो बाय भी कर रहे होंगे, लेकिन वो जनता, वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली स्मार्ट जनता बहुत ही कम होती है। मेजर लोगों के या तो स्टॉप लॉस फिगर हो रहे होंगे, या यहाँ पे अब प्ले करता है एफएनओ। मेजोरिटी ऑफ द रोल यहाँ पे एफएनओ का आता है कि सबके मार्जिन हिट हो रहे होते हैं। अब ब्रोकर कहता है या तो तुम मेरे को मार्जिन भर दो, सीधी सी बात है, अपने अकाउंट में पैसे ऐड कर दो, या मैं सेल ऑर्डर प्लेस करूंगा। एंड माय फ्रेंड, जब ब्रोकर सेल ऑर्डर प्लेस करता है ना, तो वो लिमिट ऑर्डर या कुछ प्लेस नहीं करता, वो सीधा सेल का बटन दबाता है मार्केट प्राइस पे। जो प्राइस मिल रहा है बेचो। तो मार्केट में ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है, ऑपरेटर बाइंग इस लेवल पे कर नहीं रहे हैं, वो स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर होने दे रहे हैं। यहाँ पे एफआईएस की भी अच्छी खासी सेलिंग आ रही है। चुपचाप ऑपरेटर बैठ के तमाशा देख रहे हैं, लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं। एक बंदे का मार्केट ऑर्डर जैसे ब्रोकर प्लेस कर रहा है, किसी ने, जैसे मान लो किसी ने मार्जिन ऐड कर रखा था 1 लाख, किसी ने मार्जिन ऐड कर रखा था 1,20,000, किसी ने ऐड कर रखा था 1,30,000, किसी ने 2 लाख। सबके मार्जिन लिमिट हिट होती जा रही है जैसे जैसे स्टॉक नीचे आ रहा है, बिकॉज एग्रेसिव सेल ऑर्डर आ रहे हैं। एग्रेसिव सेल ऑर्डर की वजह से 2300 पे जो बाय ऑर्डर था वो भी आ गया, 2400 का वो भी आ गया, फिर धीरे धीरे करके सारा आ गया, और फिर यहाँ पे सारा रिकवर करने की कोशिश किया। अब यहाँ पे जो है सबके ऑर्डर हिट होने बंद हो गए। ऑपरेटर को रियलाइज हो गया कि यहाँ पे जो है सारे वीक हैंड्स, स्ट्रॉन्ग हैंड्स नहीं, यहाँ पे इस रेंज में मोटा मोटा सारे वीक हैंड्स निकल चुके हैं। तो फिर ऑपरेटर फिर से इसको ऊपर लेके जाता है। अब ऑपरेटर को ना, देखो, ऑपरेटर ना खुद का पैसा मैनेज नहीं करता कभी, मतलब खुद का भी करता होगा, लेकिन मेनली उसको टास्क दिए जाते हैं बिग प्लेयर्स के थ्रू, कि हमें ये शेयर है, लेट्स से अभी तो जैसे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज है, कि ओएफएसएस 3000 से नीचे रखते हुए जितनी क्वांटिटीज खरीद सकते हो खरीद दो, या हमें 2000 करोड़ की बाइंग करनी है इस वाले शेयर की, इससे नीचे तुम जितना भी खरीदोगे वो तुम्हारी एक्स्ट्रा कमीशन हो जाएगी, लेकिन 3000 से ऊपर एवरेज बाइंग प्राइस नहीं आना चाहिए। तो ऑपरेटर अलग अलग तरीके की टेक्निक चलते हैं, इसमें हैमर डाउन की भी टेक्निक्स होती हैं। आपने अगर सुना होगा, बियर कार्टेल हैमर डाउन करती है स्टॉक्स को, उसको हैमर्ड बोलते हैं। तो वो हैमर डाउन इसीलिए करती है कि किसी और को बाइंग करवाना है। तो ये सारा गेम यहाँ पे खेला गया, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस फिगर हुए, बहुत बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे अब माल भरा गया। आपको दिख रहा है क्लियरली, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जब ये गिर रहा है ना, तो वॉल्यूम भी कुछ बहुत खास नहीं है, ओके ओके इश है, मतलब ठीक ठाक है, बीच बीच में हाई अच्छी खासी वॉल्यूम भी आई है। ये तो चलो इस वाली कैंडल की थी क्योंकि ऑपरेटर ने लपेटा था, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल वॉल्यूम कुछ बहुत खास नहीं है। जब ये बिक रहा है यहाँ पे काफी हैवी वॉल्यूम आई है, बिकॉज बहुत ज्यादा ही हैवी मात्रा में सेलिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जब मार्केट ऊपर रिकवर हो रही है, तो वॉल्यूम रिलेटिवली काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू पास्ट। ये दिख रहा है आपको क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर की एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, ऑपरेटर अपना चिल कर रहा है, लोगों के स्टॉप लॉसेस फिगर हो रहे हैं, प्राइस नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ऑपरेटर आराम से वेट कर रहा है। और ये ऑपरेटर होते कौन है? एनी गेसेस? चैट में कोई गेस करना चाहिए कि ये ऑपरेटर एग्जैक्टली होते कौन है?
कोई भी अगर मेंशन करना चाहे तो। FII तो होते ही है, लेकिन FIS में भी कौन? HNIs का तो पैसा होता है। बेसिकली ये ऑपरेटर्स बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स एंड और कौन से, सिटी बैंक। सिटी बैंक के साथ भी काम किया है मैंने, तो वो सब भी होते हैं। AMC होते हैं। म्यूचुअल फंड यूजुअली नहीं होते हैं। म्यूचुअल फंड का काम एक अलग तरीके से होता है, एक अलग तरीके से होता है। हेज फंड बोल सकते हैं इन्हें हम, बिल्कुल। तो बड़े बड़े बैंक्स को इस तरीके का टारगेट दिया जाता है कि ये करो, और बैंक पूरे ये एल्गोरिथम्स के थ्रू करता है। मैनुअली नहीं देख रहा होता, इतना नीचे आएगा तो ये होगा, इतना नीचे आएगा तो वो होगा, नहीं। तो गोल्डमैन में मेरे कई फ्रेंड्स हैं, तो वो एग्जीक्यूशन साइड पे वर्क करते हैं। तो उनकी एग्जीक्यूशन इस तरीके से वर्क करती हैं कि प्राइस को नीचे रखते हुए हमें एक्वायर करना है। एग्जीक्यूशन मतलब स्टॉक को बाय किस तरीके से किया जाए, मतलब अगर कोई कंफ्यूज हो गया हो तो यहां से अभी अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं, लेकिन फिर ये बाद में रिकवर दोबारा से रिट्रेसमेंट क्यों देते हैं थोड़ी बहुत? ये इसलिए देते हैं कि जिस भी पर्सन ने यहाँ पे बाय किया है ना, लेट से उसने वैल्यू इन्वेस्टिंग सोच के कि ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 2100 पे बाय कर लिया, वो बंदा यहाँ 27-30% के फॉल के बाद ना बस एक ही चीज सोच रहा होगा, जैसा 3 इडियट में होता था कि भगवान बस इस बार पास करा दो, आगे नहीं करूंगा। भगवान बस इस बार स्टॉक को बस मेरे प्राइस पे ले आओ, आगे नहीं करूंगा मैं, आगे मैं बिल्कुल भी स्टॉक इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में तो मैं सोचूंगा भी नहीं। और जैसे ये सारे प्राइस वापस आते हैं, वो लोग अपनी सेलिंग बुक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता है, पहला रीजन क्योंकि बहुत ज्यादा सेलर्स नहीं है। लेकिन जो भी लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग सोच के एंटर किए हैं, जैसे ही उनके प्राइस आ रहे होते हैं, वो लोग भी फटाफट एग्जिट कर रहे होते हैं। तो वो लोग एग्जिट कर रहे हैं, ये इसको अपने प्राइस पे ले गए, और उसके बाद अब बेसिकली ये ना काइंड ऑफ लॉग मेंटेन कर रहे होते हैं कि कितने करोड़ की बाइंग हो चुकी है, क्योंकि इन्हें टारगेट मिला है 3000 करोड़ का। ठीक है, यहां तक पहुंच गया ये, यहां से ये ऊपर लेके जाना चाहते हैं। दे वॉन्ट दिस, दे वॉन्ट की अच्छी खासी बाइंग हो गई है, स्टॉप लॉस फिगर हो गए हैं, सब हो गया। अब यहां से ऊपर लेके चलते हैं ना, वैसे ही दूसरे HNI का फोन आ जाता है, यार मैंने सुना है तो उसका 2000 करोड़ की बाइंग कर रहा है, सुन 500 करोड़ मेरे भी लगा दे, इसको 2 साल में तुम ऊपर लेके जाओगे ही, मेरे भी 500 करोड़ पे 50-60% का गेन आ जाएगा, उसके पे आ रहा है। तो वो कहते हैं 1-2 हफ्ते का टाइम भी दो, क्योंकि ऐसे ही वर्क करते हैं। अब ये मत पूछना हेमंत तुम्हारी कब बात हुई थी ऑपरेटर से, तो फाइनेंस इंडस्ट्री में काफी सारे कॉन्टेक्ट है, तो एग्जैक्ट बात नहीं होती है, लेकिन पता होता है कि गेम्स किस तरीके से चल रही हैं। तो स्टॉक को उसी रेंज में रखा जाता है कि अब जिन भी लोगों ने यहाँ पे बाय अब करके जो पैसे ले वेट, लिए और उसके ही जाना है ना, बस और भी कहीं जाना है? गाइस अनम्यूट कैसे हो गए? आप म्यूट कर लो यार प्लीज खुद को, जिनकी भी आवाज है। एक सेकंड में सारे पार्टिसिपेंट देख के कॉल कर देता हूँ। म्यूट, ओके, खुद तो म्यूट हो जाऊंगा ना मैं म्यूटर पे क्लिक करने से। हाँ नहीं, मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब स्टॉप लॉस देखो दो तरीके के, तो मेन तो ये होते हैं पैटर्न वाइज एंड परसेंटेज वाइज। तीसरी कैटेगरी ऑफ स्टॉप लॉस जो मैंने एक बार क्लास में बहुत पहले डिस्कस की थी, टाइम वाइज। पेशेंस, लोगों का पेशेंस खत्म हो रहा है, ये स्टॉक इसी रेंज में घूम रहा है, इसी रेंज में घूम रहा है, ऑपरेटर कुछ खास बाइंग नहीं कर रहे हैं, वो बस नॉर्मल जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको बस एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी रेंज में रखते हुए। लोगों का पेशेंस लेवल हार मात दे रहा है, क्यों? एक सेकंड, ये रैंडम ड्राइंग हो जाती है, जस्ट अ सेकंड। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूं। क्योंकि बहुत टाइम से स्टॉक ने प्रॉफिट नहीं दिया है, जो लोग ऊपर कहीं थे वो भी यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, जो लोग बाय चांस यहाँ पे भी एंट्री कर गए थे, दिस स्टॉक हैज नॉट मूव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। 1 साल हो चुका है, इवन और भी मैं आगे लेके जाता हूँ कि कब तक ये इसी रेंज में रहा था। 550 डेज, ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है, ये स्टॉक मूव ही नहीं कर रहा है। ऑपरेटर बस धीरे धीरे क्वांटिटीज एब्जॉर्ब करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। फिर अब ऑपरेटर की बुआ का भी फोन आएगा कि अरे मैंने स्टॉक को लेके जा रहे हो ऊपर। यार क्या हो रहा है, मैंने तो म्यूट किया तो है। एक सेकंड गाइस, सब्जी इसमें खा दे रहे, कटोरी लो ना। म्यूट ऑल, यस म्यूट ऑल। हाँ एक सेकंड, लॉक लॉक कर सकते हैं क्या? एक बार कोई खुद को अनम्यूट करने की कोशिश करना। निशान तुम ट्राई करना, खुद को अनम्यूट कर पा रहे हो तुम? नहीं ना, परफेक्ट, ठीक है।
वो सेटिंग में अनम्यूट का ऑप्शन ऑन था तो लोग खुद को अनम्यूट कर पा रहे थे बाय चांस। ठीक है, नाउ तीसरा तरीके का स्टॉप लॉस यहाँ पे प्ले कर रहा है। अब लोगों का पेशेंस खत्म हो रहा है, लोग धीरे धीरे करके इस रेंज में है यहाँ पे। हाँ, एक और गेम क्लियरली दिख रही है यहाँ पे हमें प्ले होती हुई। इसको ऊपर लेके गए, बकायदा जो हमें बुक्स में सिखाया जाता है ना, एकदम एकदम प्रॉपर बुकिश नॉलेज। हरी कलर की मारूबोदू कैंडल दिखी, रेजिस्टेंस से ऊपर क्या करना है, बाय। और स्टॉप लॉस जो भी अपने 2-4%, 5%, 10% का स्टॉप लॉस लगा लो। दिखी हरी कलर की मारूबोदू कैंडल, और उस दिन गेन भी 4% का था, क्योंकि हमें तो यही सिखाया जाता है, डिमांड सप्लाई का प्रिंसिपल सिखाया जाता है। हरी कलर की कैंडल दिखे मतलब स्टॉक में स्ट्रेंथ आ गई है, स्टॉक ने चमनप्राश खा लिया है, स्टॉक स्ट्रॉन्ग हो गया है ना। स्ट्रॉन्ग हुआ, उसके बाद कितने परसेंट की फॉल आई, जहां से देयर इज अ फॉल ऑफ अगेन 11%। 11% में बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो चुके होते हैं। उसके बाद अगेन इसी रेंज में रखा, फिर ऊपर ले जाने की कोशिश की। फिर जिस बंदे ने यहाँ पे एंटर किया था उसको लगा अरे अब फिर से दो कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया, 2 भी नहीं 3 कैंडल के साथ, उसने फिर से बाय किया, फिर से वापस नीचे ले आए। ये गेम्स इस तरीके से प्ले की जाती है, पूरा पेशेंस लेवल हद से ज्यादा टेस्ट किया जाता है। सारा माल भर रहे होते हैं, जैसे ही इनकी बाइंग पूरी होती है, द मोमेंट इनकी बाइंग पूरी होती है, जो भी 2000-2500 करोड़ का इनको टारगेट मिलता है ऐसे स्टॉक्स को एक्वायर करने का, उसके बाद फिर ये वेट नहीं करते किसी का, क्योंकि इन्हें भी बहुत टाइम हो गया है। ऑपरेटर ने यहां से बाइंग करनी शुरू की है, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो गया, उसे भी टारगेट पे पहुंचाना है। हमसे ज्यादा टेंशन स्टॉक को ऊपर पहुंचाने की ऑपरेटर को है, क्योंकि उसको ये क्लाइंट को प्रॉफिट बुक करके देने, फिर दूसरे क्लाइंट लेंगे। उसके बाद हुआ क्या, जहां से सीधा रखते हैं, ये लेवल था ना, हाँ ये थोड़ा सा क्लीन नहीं है परसेंटेज, ओके पॉइंट चेंज हो रहे हैं, एक सेकंड गाइस। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं भी कई बार गलती कर देता हूँ, लॉग को डीसिलेक्ट करना जैसे ही इसको मूव कर रहे हो टारगेट को। फिर वो टारगेट को ऊपर रखते हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा जल्दी है कि फटाफट से टारगेट पे पहुंचे, और क्या पहुंचता है, जैसे ही इनकी बाइंग कंप्लीट हुई एग्जैक्टली टारगेट पे पहुंचता है। फिर इन्हें टारगेट मिलता है कि उस पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर ऊपर सारा माल बेच दो। हैवी वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे कुछ मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये जो हैवी हैवी वॉल्यूम्स आ रही है ना, रिलेटिवली मच मोर वॉल्यूम है। यहाँ पे जितनी वॉल्यूम कंबाइंड, एक वॉल्यूम थोड़ा डार्क कर सकता हूँ क्या मैं, आपको थोड़ा क्लियरली दिख जाए वॉल्यूम। कॉलम ही रखते हैं, ठीक है, अभी डार्क करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा मेरे को, वो बाद में कभी देख लेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी वॉल्यूम थी उसकी काफी ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे है, ये क्लियरली हमें दिख रही है दूर से। एग्जैक्टली एक एक कैंडल की वॉल्यूम देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आए, टारगेट पे पहुंचाया, सारा माल बेच दिया फटाफट क्विकली, बस बेचो 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 बेचो, बेचते गए। प्राइस अपने आप उसी लेवल पे आ गया जिस लेवल पे पहले था, लिटरली उसी लेवल पे है ये। यहाँ पे इतने दिनों तक रखा, पूरी गेम रची, पूरा षड्यंत्र रचा ऐसे इसको बस ऊपर लेके जाने के लिए, अच्छे से बाइंग की और धड़ाम से नीचे। एग्जैक्टली चीजें ऐसे ही वर्क करती है, बहुत लोग नहीं मानेंगे लेकिन करती हैं। ये आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता है माफिया गैंग कैसे वर्क करती है। ये चीजें अगर डॉक्यूमेंट कर दी, बुक कर दी, कल को वो बंदा बचे ना बचे कुछ नहीं पता। एक रीजन तो वो है, और दूसरा रीजन ये भी है कि ऑपरेटर बोलेंगे यार हमारी गेम्स खराब कराओगे क्या। ये कुछ ही लोगों को पता होती है बातें, और वो उन्हीं तक सीमित रहती है। आपको पता है, मैं तो चाहता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ, उन्हें भी समझाओ इन पैटर्न्स के बारे में, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता होता ये। और पता भी होता है तो हमेशा उन्हें पता होगा विद स्टॉप लॉस ऑलवेज, कि ठीक है कैंडल से ऊपर बाय करना, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। मतलब एक तरीके, ये मैंने सुना है कहीं पे, एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ, कि यहाँ पे बाय कर लो, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, पीछे का जो शोल्डर सा बन रहा था इसके एकदम नीचे। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, इस तरीके के भी स्टॉप लॉस होते हैं, एक बार इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये हटने लगा, एक सेकंड, या ड्राइंग्स को एक बार क्लियर ही कर देता हूँ मैं, या। तो जब यहाँ पे आए ना, तो स्टॉप लॉस यूजुअली लोग रीसेंट लो के नीचे रखते हैं, कि रीसेंट लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दो, अगेन स्टॉप लॉस हिट कराया फिर से ऊपर, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया इसने ऊपर की तरफ, ये लेवल था ना हमारा, हाँ ये, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया, काफी ऊपर टारगेट होते हैं इनके, और इस रीसेंट लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, बस स्टॉप लॉस फिर से ट्रिगर आपके सामने है। एग्जैक्टली ये पैटर्न ऐसे ही वर्क कर रहा है।
तो ये पैटर्न, ये पूरी साइंस हमें समझने की जरूरत है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए। यहाँ पे नॉलेज, पैसा, माइंड, विजडम सब कुछ चाहिए। सिर्फ नॉलेज वाला पैसा नहीं कमा सकता। मैं आपको सिर्फ स्टॉक का नाम बता दूंगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, आपका पैसा नहीं बनने वाला। बहुत लोग बोलते हैं सर कौन सा स्टॉक खरीदे। अरे भाई, मेरे स्टॉक बताने से क्या फायदा जब तुम स्टॉप लॉस फिगर करा लोगे उस स्टॉक में। सिर्फ स्टॉक के नाम से पैसे नहीं बनते, सिर्फ स्ट्रेटेजी से भी पैसे नहीं बनते। अगर ये स्ट्रेटेजी तुम लेट से गलती से पेटीएम में ऐसा पैटर्न बना दिया उन्होंने, वो बना सकते हैं, दे हैव दैट पावर, दे हैव दैट काइंड ऑफ मनी कि वो पेटीएम में ऐसा पैटर्न बनाएंगे, डम्ब इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर सबको ट्रैप कर लेंगे और फिर धड़ाम से लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट, कहीं नहीं मिलेगा टारगेट। दे हैव दैट पावर। तो ऐसी स्ट्रेटेजी इज ग्रेट, लेकिन अब तुम पेटीएम और जोमेटो में पैटर्न ढूंढने लग जाओगे तो मैं क्या करूंगा? बोलोगे हेमंत आपकी स्ट्रेटेजी में कुछ दिक्कत है, पेटीएम में तो काम नहीं कर रही। नहीं करेगी यार, ग्रेट स्टॉक में काम करती है। अब कई स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, हेमंत हमने रिवर्स हेड एंड शोल्डर बेसिकली क्या कहते हैं, हेमंत सुपर 200 स्टॉक्स में लगा के देखी, लेकिन 200 में तो वर्क नहीं कर रही है ये, या कुछ स्टॉक में वर्क कर रही है, या 200 स्टॉक में हमारी ये लिस्ट आए हैं। यार जब मैं बोल चुका हूं कि ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ हेमंत सुपर 45 एंड गुड 45 के लिए, दैट्स इट। तो उसी पे फोकस करो ना। 200 स्टॉक में क्यों जाना है? 200 की स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा। तो ये चीज प्लीज, जबरदस्ती चीजें नहीं लगानी है हमें। सिर्फ स्ट्रेटेजी किसी भी स्टॉक में लगाने से भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्टॉक का पता होने से भी कुछ नहीं होगा। असली पैसा इन दोनों की नॉलेज से ही बनता है। कौन सा स्टॉक चाहिए, वो कौन सा कहां से आया, वो बिजनेस एनालिसिस से आया, वो फंडामेंटल की एनालिसिस से आया कि मेरे को ये स्टॉक खरीदना है। क्यों? क्योंकि इसके बिजनेस सुपर 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 सेक्सी है, बिजनेस कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल ग्रो कर रहा है, कंपनी पे लोन नहीं है। वहां से आके निकल के आती है मेरे पास स्टॉक्स की लिस्ट। देन स्ट्रेटेजी कि बिग प्लेयर्स ने इतने बाय कर रखी है। यार ये पैटर्न ना कई बार टाइम ले लेता है, ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, टाइम ले लेता है। उसकी भी एक तोड़ है कि इसमें हम एवरेजिंग किस तरीके से करेंगे, वो भी मैं मेंशन करूंगा किस तरीके से हम एवरेजिंग करेंगे। बट मोटा मोटा एंड मेन पॉइंट इज कि जब ऑपरेटर ने मिनिमम टू मिनिमम 2 से 2,500 करोड़ की बाइंग की है ना, यहाँ पे इवन ज्यादा की करते हैं, तो वो ऑल टाइम हाई पे या इसके टारगेट पे लेके जाएंगे। ये मतलब कहते हैं ना, ग्रंथ में लिखा हुआ है, मान लो कि वो लेके जाएंगे, वो नीचे रख ही नहीं सकते। उनको खुद की कमीशन भी चाहिए, पैसा भी कमाना है, जो भी एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू पे भी उनको कमीशन चार्ज करनी है। दे वांट एवरी सिंगल पेनी, और ले जाते ही बेचेंगे। ये वेट नहीं कर सकते कि रिटेलर ने गलती से एग्जिट कर दी तो रिटेलर 1 महीना जॉब में एक्स्ट्रा बिजी है, उसने ध्यान नहीं दिया, बस टारगेट खत्म, गेन खत्म, आ गया वापस नीचे। ऑल्दो 1 महीना नहीं, इसको नीचे आने में कितना टाइम लगा है मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। हाई बनाया था लगभग यहाँ पे, यहाँ से नीचे आने में भी खैर 1 साल लगा है इसको, 260 दिन लगे हैं, बट आ गया है। अब क्या ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज मैंने वापस ऐड किया है, इसको मैं वापस ऐड यार किसी ना किसी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे करूंगा। और अभी मेरे को कुछ बहुत खास स्ट्रेटेजीज में कुछ नजर नहीं आ रही है। आई गेस मूविंग एवरेज शायद वर्क कर रही होगी, लेकिन वो सिर्फ 45 स्टॉक्स के लिए है। ये 45 नेक्स्ट का पार्ट है, तो इसमें भी नहीं कर सकते हम बाय। मतलब कर सकते हैं, देखो अच्छा स्टॉक तो है, इवेंचुअली तो ऑल टाइम हाई पे जाना ही है वापस, लेकिन स्ट्रेटेजी के बेसिस पे बाय करेंगे तो जल्दी पहुंचेगा और हमारी कन्विक्शन एक्स्ट्रा स्ट्रांग होगी। बिकॉज कन्विक्शन के बिना कुछ नहीं है। अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो स्टॉक को खरीदने के बाद, तो तुम्हें चैन से नींद नहीं आएगी। और हमें यहाँ पैसा कमाना भी है, लेकिन चैन से सोना भी है, ताकि स्ट्रेस लेवल भी कम रहे। सर जी अगर हम लार्ज कैप को बाय करें तो, हाँ लार्ज कैप तो करेंगे ना, लार्ज कैप में है ना ये स्ट्रेटेजी। सुपर 45 लार्ज कैप मिड कैप ही तो है। ये स्ट्रेटेजी जो है रिवर्स हेड एंड शोल्डर, ये लार्ज सुपर 45 एंड गुड 45 के लिए ये स्ट्रेटेजी अपना टारगेट जरूर हिट करती है। आपको मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पे यही टारगेट था और हिट किया, और हम टारगेट से 2-3% पहले नीचे ही रखेंगे सेल प्राइस, बाकी ये हमेशा हिट करती है। क्योंकि ऑपरेटर्स ने अगर इतनी ज्यादा लेवल में बाइंग की है ना, वो लिटरली मतलब करोड़ों भी छोटा टर्म हो जाएगा। 100, 200, 400, 500 करोड़ ऐसे टर्म्स में ऐसे अमाउंट में बाय करते हो, तो उन्हें टारगेट पे पहुंचने की ज्यादा जल्दी है, और ये टारगेट हिट करती है हमेशा। टारगेट से 20% नीचे बेच देना बेवकूफी है, लेकिन टारगेट के 10% और ऊपर जाने का वेट करना भी बेवकूफी है। अपना टारगेट आया, हाथ जोड़ो, थैंक यू फॉर द प्रॉफिट, थैंक यू, नेक्स्ट सीधा नेक्स्ट स्टॉक पे जाओ, दैट्स इट। ठीक है, नाउ इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स? इस तरीके से पूरा पैटर्न बनता है। आप किसी भी स्टॉक में देख लेना, मोटा मोटा यही सब हो रहा होगा। शोल्डर इसीलिए बन रहा होगा क्योंकि इतनी तेजी से नीचे लाते हैं, उसके बाद मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी वालों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, एफएनओ वालों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। जब सारे वीक हैंड्स निकल जाते हैं,
तब वो वापस ऊपर लेके जाते हैं। और एफएनओ में यही रीजन है कि मैं एफएनओ में भी स्टॉप लॉस नहीं लगाता। मेरी एक एक एफएनओ की पोजीशन जिसका एक्सपोजर अगर 8 लाख होता है तो उसको बैक करने के लिए 4 से 5 लाख रुपए मार्जिन मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा होता है हमेशा, कि वो 20-30% नीचे गिर गई, मैं वेट कर लूंगा। आई एम नॉट अ वीक हैंड, मैं किसी भी एंगल से वीक हैंड बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। चाहे मैं एक ही लॉट एफएनओ कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को 10 लॉट 20 लॉट 100 लॉट में नहीं करना, लेकिन आई एम अ स्ट्रॉन्ग हैंड, मैं स्ट्रॉन्ग हैंड की तरह ही बिहेव करूंगा और वैसे ही मैं पैसा कमाऊंगा। रमाकांत एक सेकंड, कुछ क्वेश्चंस हैं, कई सारे आगे शायद, एक सेकंड इसको स्क्रॉल डाउन करके देखता हूं मैं। दीपक जी का क्वेश्चन है, सर आपके लिस्ट में जुगल फूड एंड इन्फो एज नहीं है, वाई? कोई ना कोई रीजन होंगे यार, कोई ना कोई रीजन होंगे, इसीलिए नहीं है। इसमें केवी ने ज्यादा रिटर्न दिया है, डेफिनेटली दिया होगा, डेफिनेटली दिया होगा। केवी तो बेसिकली एकदम ही लोएस्ट पॉइंट पे सिग्नल दे देती है ना, तो डेफिनेटली दिया होगा। तो पॉइंट ये, तो देखो केवी के बेसिस पे बाय कर लो, एक अच्छी बात है। हेड एंड शोल्डर आपको उसमें दिख गया तो उसका सेल टारगेट लगा लो, परफेक्ट है। कि बाय हमने केवी के अकॉर्डिंग कर लिया बहुत नीचे, तो केवी का सेल सिग्नल कब आएगा हमें नहीं पता, लेकिन हेड एंड शोल्डर का हमें टारगेट पहले से ही पता है। टारगेट पता है 2% नीचे या 3% नीचे जीटीटी प्लेस कर दो। यस, नेक हमेशा 180 डिग्री होनी चाहिए, हम ऐसी या ऐसी नेक वालों को प्रेफर नहीं करेंगे, एकदम 180 डिग्री, शोल्डर ऊपर नीचे हो सकते हैं। हेड एंड शोल्डर का हॉरिजॉन्टल ही चाहिए क्या सर जी? एक बार स्लोप 15x भी होता है, दैट्स नॉट वैलिड। देखो रमाकांत जी, जो स्लोप नेक वाले होते हैं ना, उनमें बेसिकली, एक सेकंड, उनमें डिफरेंट ऑपरेटर्स काम कर रहे होते हैं, कि डिफरेंट ऑपरेटर्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग एग्जीक्यूशन के बेसिस पे स्टॉप लॉस सेट करा रहे होते हैं। उनके अलग अलग आर लेवल्स मेंटेन होते हैं, रेजिस्टेंस लेवल्स अलग अलग मेंटेन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स के, इसीलिए वो एक स्लांटिंग सी हाइट बन जाती है। किसी ने सोचा कि अरे अब स्टॉप लॉस सेट कराएंगे, अब बेचेंगे, अब ये करेंगे वो करेंगे, तो वो ऐसे मतलब स्लांट सा बन जाता है। जैसे अगर मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, या ऑल्दो मतलब मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखे हैं, ऑल्दो आई गेस तरुण जी ने भी शेयर किया था, केवी नॉक्सविल, श्यामल जी, ये तो हॉरिजॉन्टल बनेगी। तो जैसे इस तरीके से अगर हमारी नेकलाइन है और कहां गया, या ये एक शोल्डर है, ये बड़ा सा हेड है, ये दूसरा शोल्डर है, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटर्स वर्क कर रहे हैं। अगर डिफरेंट ऑपरेटर्स वर्क कर रहे हैं तो टारगेट डिफरेंट होंगे, उनकी अंदर की जो एग्जीक्यूशन हो सकती है, एग्जीक्यूशन मतलब बेसिकली एक एल्गोरिदम होता है, कोड, जिनके बेसिस पे वो बाइंग सेलिंग डिसीजंस ले रहे होते हैं, तो वो सबके एल्गोरिदम डिफरेंटली वर्क कर रहे होते हैं, तो उनकी इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी। ऑल्दो वर्क वो भी करते हैं, ऊपर वो भी जाते हैं, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल वाला अवेलेबल होगा ना, मतलब एक ही ऑपरेटर काम कर रहा है, और मैं उसमें ज्यादा भरोसा करता हूँ। ठीक है, तनुज जी मेंशन किया आईसीआईसीआई बैंक में बना था, ठीक है, ये भी मेंशन कर दिया। एंड या जिंदर जी का क्वेश्चन है, हाँ जिंदर जी पूछिए। सर एक्चुअली अभी मैंने ना ये थोड़े टाइम पहले एक ट्रेड लिया था इनवर्स हेड एंड शोल्डर देख के ही। जी तो आप मेरा कन्विक्शन बताना सही था कि नहीं था, एक बार आप एमआरएफ का स्टॉक खोल लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने लिया था और वो काम भी किया, बट मे बी अभी जैसे आप बता रहे हो उसमें वो शोल्डर बना तब वो डायरेक्ट फॉल पे बना था। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ। हाँ जी। एनी लेटेस्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न टू बाय? हाँ, काफी सारे भेजे मेरे को, एक 3M इंडिया में बना हुआ है, अवंती फीड्स में था या है, देखते हैं, अभी बताता हूँ। हाँ, जी, एमआरएफ जी। में कहाँ था, एक सेकंड मैं इसे हाइड कर देता हूँ। ये जो बन रहा है ना यहाँ पे, आप कर्सर लेके जाओ थोड़ा सा और आगे। ये आ, यहाँ पे, ये करेक्ट, ठीक है, ये मैंने आइडेंटिफाई किया था और इसी के बेस पे मैंने मतलब एक फ्यूचर्स का लोड किया था और मतलब अच्छा मूव भी किया। बट क्या ये कन्विक्शन सही था मेरा? मतलब एक बार देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे ना बहुत लोग ये सोच लेते हैं कि ये आप देख रहे हो, एक छोटा सा बस पॉइंट है कि रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस। अगर मैं इस वाली लाल कैंडल को देखूं ना, ये जो लाल कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे नीचे, तो ये हमारा आर लेवल है, लेकिन अगर मैं इसको पीछे खिसका के इस वाली लाल कैंडल को लूं तो वो गलत होगा। तो यहाँ पे जो ये बीच में हरी कैंडल है ना, अगर ये ना होती तो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इस हरी कैंडल ने बस हल्का सा ये क्लैरिटी दे दी कि रेजिस्टेंस लेवल ये है, कि ये नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया। अब स्टोरी की फॉर्म में समझिए कि ये नीचे आया, ये यहाँ पे 75,155 पे आया, फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 77396 से ऊपर नहीं जा पाया। लेकिन अगर गिरते जा रहे तो इसने ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं की।
वो पॉइंट होता है। एक पॉइंट ये था कि अगर आप उसको थोड़ा और जूम आउट करोगे ना तो पीछे एक हेड एंड शोल्डर बनता था, ये लाइन दूर तक एक्सटेंड होती है, तो काफी टाइम से इसी लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा था ये यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ इस तरीके से देखते हैं ना, तो ये मतलब मैं जोन की तरह ड्रॉ कर रहा था रेजिस्टेंस को। तो 75 to 77,000 का जोन था जो काफी टाइम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो मैंने इस बेसिस पे लिया। बिल्कुल बिल्कुल, वर्क तो किया ही है, नो डाउट। एक सर दूसरा ये था कि मतलब अगर थोड़ा स्लोप होता है, मतलब सीधी लाइन है, तब तो डेप्थ ऑफ द आपकी है मतलब आवाज टेढ़ा है। काफी ज्यादा, आपकी आवाज काफी ज्यादा ब्लर सी हो गई थी, मतलब रोबोटिक सी हो गई थी। आप फिर से बोलेंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये जो स्लोप है लाइन का, ये अगर मतलब स्लोप ही है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो भी टारगेट क्या डेप्थ ऑफ द हेड के बराबर ही होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, डेप्थ को रखो उस पॉइंट से और उसके ऊपर रख दो, बस वही है। ठीक। जैसे ओके। अगर मैं यहाँ पे मार्क करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे ये स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे कुछ जैसे ये वाला पॉइंट है, अगर नहीं यहाँ पे सही से है ही नहीं, मतलब जबरदस्ती बनाने वाली बात हो जाएगी, लेकिन जबरदस्ती बनाने का सेंस नहीं, मतलब कुछ जैसे ऐसा पैटर्न नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है ये, नॉट एग्जैक्टली रिवर्स हेड एंड शोल्डर। इसको हम बेसिकली इनवर्स कप विद हैंडल पैटर्न बोल सकते हैं, विद स्लांट। तो ये हमारा एक कप हो जाता है, ये उसका हैंडल, ये एक और हैंडल, मतलब ये हैंडल काइंड ऑफ बन रहा था बेसिकली, नहीं ये हैंडल हो जाता है इसका। तो यहाँ पे जो टारगेट होता है ना जनरली, वो टारगेट इस डेप्थ को नीचे की तरफ रख देते हैं हम, बस यहाँ पे लॉग डी सिलेक्टेड है, इसको उठा के नीचे रखा, लेकिन डाउनवर्ड में वो उतना नीचे जाता नहीं है, तो यहाँ पे हिट नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन अपवर्ड की साइड में हो जाता है जनरली। तो ये जैसे ये है, ये भी वैसा ही है। और अगर मतलब हाँ, इसमें तो खैर ऊपर की तरफ हिट हो गई, इसमें मैं एक बार आपको बात करके दिखा देता हूँ एग्जैक्टली। मैक्सिमम सेलेक्ट नहीं हुआ, या मैक्सिमम डेप्थ से हमारा पॉइंट ये है, लॉग इज बी सिलेक्टेड, बी चेक्ड, इसको ऊपर रखा मैंने, परसेंटेज चेंज हुए हैं, देन इट्स ट्रू। टारगेट होना चाहिए हमारा 9,200 92,000 ऑलमोस्ट। ऑल्दो ये उससे पहले ही गिरने लग गया है, तो ऐसा होगा बीच बीच में। करेक्ट। इसलिए टारगेट से 2-3% नीचे रखने में कोई बुराई नहीं है। जैसे ये कितने पे गया था, ऑल्दो 18% का है, तो 18% तो कम ही गेन है, इसको तो पूरा ही हमें लेने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन या 15.5 15 ऑलमोस्ट 15% तक का गेन आया था, लेकिन या हमारा टारगेट बहुत 19%, वो अभी तक नहीं आया इसमें। आ जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सो इसमें कोई डाउट है अब किसी को भी, कैसे बन रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्यों ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है? स्लांट वाले को भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट लिख लो, शायद अगर बाय चांस मैं लिखवाना भूल गया था तो। जैसे ये टारगेट हमने मार्क कर लिया, इसमें 18% है, किसी में 10% आएगा, किसी में 15% आएगा। जिसमें 40% से ज्यादा का टारगेट होगा हम उसको प्रेफरेंस देंगे। लिखवा चुका हूं मैं? ओके। उसका रीजन बस यही है कि अगर एक साल भी लगता है ना 40% आने में, तो यार सिंगल शॉट में हमारा 40% बन रहा है विद इन अ ईयर, और हमें बहुत ज्यादा ट्रेड्स भी नहीं लेने पड़ेंगे। हम एक्टिवली अपनी जॉब पे फोकस कर पाएंगे, अपने एक्टिवली इनकम को बढ़ाने पे फोकस कर पाएंगे, और स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा ग्रो हो ही रहा है। ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए। नाउ एक सेकंड, या सो अब कुछ चार्ट्स भेजते हैं, ये हमें महेंद्र जी ने भेजे हैं, तो मैं उनके चैट से ये चार्ट्स निकाल रहा हूँ। बाकी कई लोगों ने मेरे को भेजा, महेंद्र जी ने भी भेजा है, विलास जी ने भी भेजा है, और भी लोगों ने भेजा है, तो एक बार देखते हैं। वाह, महेंद्र जी ने चार्ट भेजा है, मैं चार्ट नाम की जगह महेंद्र डाल रहा हूँ, वाह। हो जाता है। नाउ पहला स्टॉक हमारा 3M इंडिया, दिखा सबको? दिख गया? यहाँ पे ये क्लियर पैटर्न है, क्यों? क्योंकि इसने यहां से ऊपर जाने की, कहां गया, या इसने यहां से ऐसे ऊपर जाने की कोशिश की, इसने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाया। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं।
तो यहाँ पे ये हमारा बन गया रेजिस्टेंस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बनाते हैं। ये हमारा एक बना प्यारा सा छोटा सा शोल्डर, ये एक और शोल्डर बना, उसके बाद ये बड़ा सा हेड बना, देन एक और शोल्डर। अब सीधा सीधा टारगेट रख देते हैं। टारगेट इज मैक्सिमम डेप्थ से यहाँ हाइट, लॉग इज डीसिलेक्टेड, वी हैव चेक्ड, इसको उठा के रखा ऊपर। नाउ क्या ये पॉइंट हमारा ऑल टाइम हाई से नीचे है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई। ऑल पे सेट किया, काफी नीचे है, काफी नीचे है ऑल टाइम हाई से, तो हमारा टारगेट विल शिफ्ट टू ऑल टाइम हाई। ठीक है, ऑल क्लियर? टारगेट हमारा यहाँ ऊपर है, अभी भी जिस प्राइस से है, अगर हम यहाँ पे भी ट्रेड लेना चाहें तो वी हैव अ पोटेंशियल प्रॉफिट कैंडिडेट ऑफ 37%। एक साल भी लगता है। और रमाकांत जी, ऑल टाइम हाई पे हम टारगेट को तब शिफ्ट करते हैं क्योंकि देखो ऑपरेटर ने ना बहुत ज्यादा पैसा और मेहनत लगा के ये चार्ट पैटर्न बनाया है, तो वो ऑल टाइम हाई से पहले नहीं बेचता इसको, ये मैंने कल भी बोला था। तो जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, अगर हमारा टारगेट जो कि 19% है, अगर ये ऑल टाइम हाई से कम है, तो हमारा टारगेट विल शिफ्ट टू ऑल टाइम हाई, वी विल सेल एट ऑल टाइम हाई ओनली। इस टारगेट की अब हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ जी, मशरूम बना हुआ है, आपको अनम्यूट